नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़। इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इसमें हम अभी जिला परिचय को देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम चौथा जिला यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 जिलों को कवर किया है, पूरे जिले के एमसीक्यूज़ को कवर किया है, जिसमें आपका अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ शामिल था। आज के वीडियो में हम उधम सिंह नगर से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना कब की गई थी? देखिए, जो उधम सिंह नगर जिला है इसका गठन 1995 में किया गया था। 30 सितंबर की डेट आपको याद रखना है। इसकी डेट को लेकर थोड़ा बहुत डाउट है, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग मिलता है। कहीं पर आपको 26 सितंबर देखने को मिलता है, कहीं पर 29 सितंबर, कहीं पर 30 सितंबर और कहीं पर सितंबर की जगह पर पूरा दिसंबर देखने को मिलता है कि 26 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उधम सिंह नगर जनपद की, वहां पर आपको 30 सितंबर 1995 मिलेगा। इसीलिए आपको पहला रेफरेंस इसी को देना है। ठीक है, तो वर्ष पूछा जा चुका है 1995। डेट को लेकर डाउट है, पहला रेफरेंस आप 30 सितंबर को देंगे, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम उधम सिंह नगर जिले की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ये पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहां पर है, तो उधम सिंह नगर जिले का हेडक्वार्टर आपके रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, उधम सिंह नगर जिला एक मैदानी जिला है। पूरा उत्तराखंड एक पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय राज्य है। ठीक है, इसके अंदर केवल 2 ही मैदानी जिले हैं, एक उधम सिंह नगर है और एक आपका हरिद्वार है। इसके अलावा अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें तो उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है सबसे दक्षिण वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर का जो मैक्सिमम क्षेत्र पड़ता है वो तराई क्षेत्र में ही पड़ता है। इसे किस जनपद से काटकर अलग किया गया है, तो उधम सिंह नगर पहले नैनीताल का भाग था, लेकिन 1995 में नैनीताल का जो तराई वाला भाग है उसे अलग करके एक नया जिला बनाया गया, जिसे हम उधम सिंह नगर कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको अगर आप नहीं पता आपको तो उनको नोट करते हुए जरूर चलें, आपके एक जगह पर एक जैसे प्रश्न जरूर आपको मिल जाएंगे। अगर हम और प्रश्नों की बात करें जो यहां से बन सकते हैं, क्वेश्चन बनता है यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा किस जनपद की है, तो वो है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बनाता है यूपी के साथ? उधम सिंह नगर। नेपाल के साथ उत्तराखंड के 3 जिले लगते हैं, जिसमें आपका पिथौरागढ़ है, चंपावत है और तीसरा जिला है उधम सिंह नगर। इसे भी याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नोट करना है, जो मुस्लिम लेखक थे, जो मुगल लेखक के काल पे, उन्होंने उधम सिंह नगर को विलायत या मिनी हिंदुस्तान कहा है, तो इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम लेखकों ने विलायत या मिनी हिंदुस्तान किसको कहा है? उधम सिंह नगर को कहा है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे प्रश्न बने, इनको आपको नोट करते हुए चलना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, उधम सिंह नगर की साक्षरता दर कितनी है? देखिए, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की जो साक्षरता दर है ये 73.1% है। और सबसे कम साक्षर जिला वाला कौन सा है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है उधम सिंह नगर। इसकी साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है अगर पूछा जाएगा तो आप सभी जानते हैं, देहरादून नंबर 1 पर है और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा है। तो जो चीजें किसी जनपद में सबसे ज्यादा या सबसे कम होती हैं जनगणना वाले आंकड़ों में, वो आपको खास याद रखना होता है। तो 2 आंकड़े आपको उधम सिंह नगर से याद रखना है। एक, इसकी साक्षरता दर सबसे कम है, दूसरा, इसकी दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक और चीज आप यहीं पर याद कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला उत्तराखंड का भी उधम सिंह नगर है। चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, चाहे वो प्रतिशत की दृष्टि से हो, सबसे कम उधम सिंह नगर का है।
नेक्स्ट है हमारा उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऊपर मैं आपको बता चुका हूं इसका हेडक्वार्टर रुद्रपुर में स्थित है। आप जानते हैं अलग अलग प्रमुख शहर हैं उधम सिंह नगर के अंदर, जिसमें पंतनगर आता है, काशीपुर आता है, बाजपुर आता है, खटीमा आता है, सितारगंज आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नगर हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर रुद्रपुर है। पंतनगर काशीपुर पे टिक नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा नानक मत्ता गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। देखिए नानक मत्ता गुरुद्वारा यह आपके उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। जो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, वो अपने 2 शिष्यों के साथ 1508 में यहां पर आए थे। कहां पर? नानक मत्ता में आए थे। ठीक है, इनके 2 शिष्य कौन थे इनके साथ? एक का नाम था बाला और एक का नाम था मर्दाना। तो क्वेश्चन बनता है अपने किन शिष्यों के साथ आए? बाला और मर्दाना। कब आए? 1508 में वो यहां पर आए थे। ठीक है, नानक मत्ता का आपको एक क्वेश्चन बनता है कि नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है। तो नानक मत्ता का प्राचीन नाम बख्शी है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। नानक मत्ता का प्राचीन नाम बख्शी है। इसके अलावा नानक मत्ता के अन्य नाम की बात करें तो तपेड़ा, ये भी इसी का नाम है। और एक इंपॉर्टेंट नाम है नानक मत्ता का जो आपको याद रखना है, सिद्धतमा। सिद्धतमा किसका नाम है? यहां भी पुराना नाम है नानक मत्ता का। ठीक है, कहा जाता है कि नानक मत्ता नाम पढ़ने से पहले इसका नाम सिद्धतमा ही था। तो इसे भी याद रखना है, प्राचीन नाम भी याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन, नानक मत्ता को कुमाऊं का अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। तो नानक मत्ता के हमने अन्य नाम देखे, प्राचीन नाम देखे, उपनाम क्या है? इसे कुमाऊं का अन्न भंडार भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक फेमस दूध वाला कुआं है, वो भी कहां है? नानक मत्ता में ही स्थित है। और दूध वाले कुएं से ही आपको याद रखना है कि मिल्क पाउडर प्लांट उत्तराखंड में कहां स्थापित है? उधम सिंह नगर में स्थापित है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन से मैं कोशिश करता हूं जितने सारे क्वेश्चन मैं आपके लिंक कर सकूं वो मैं आपको बता दूं। आपको नोट करते हुए चलना और फिर आप फायदा देखिएगा। आपको सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करके याद करने में बड़ी आसानी होगी और आपको वो लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, चलिए उधम सिंह नगर में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उधम सिंह नगर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं यहां पर? नाम लिख लीजिए। क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी विधानसभा सीट किस जनपद की है, इस तरीके का। तो रुद्रपुर, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, नानक मत्ता और खटीमा। ये जो 9 सीटें हैं ये विधानसभा सीटें हैं उधम सिंह नगर में। इनमें से 2 जो विधानसभा सीटें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपकी बाजपुर वाली और एक आपकी नानक मत्ता वाली। इन 2 का विशेष ख्याल रखना है आपको। बाजपुर जो विधानसभा सीट है ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है और नानक मत्ता विधानसभा सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं के, और एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है, हमने विधानसभा सीटों की बात करी, कितनी है? 9 है। अगर हम बात करते हैं कितने ब्लॉक हैं यहां पर उधम सिंह नगर में, तो 7 ब्लॉक हैं। और अगर हम तहसील की बात करते हैं तो तहसील की संख्या यहां पर 8 है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं? देखिए कुमाऊं के अंदर टोटल जिलों की संख्या है 6 और गढ़वाल में कितने जिले हैं? गढ़वाल में है 7 जिले। आपको क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। कुमाऊं के कितने जिले हैं जो गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं? सही आंसर है 2 जिले कुमाऊं के ऐसे हैं जो गढ़वाल के साथ नहीं लगते हैं। यानी कि कितने जिले लगते हैं? 4 जिले कुमाऊं के गढ़वाल के साथ सीमा साझा करते हैं और यही पेपर में पूछा गया था। ये जो 2 जिले हैं जो गढ़वाल के साथ टच नहीं करते, कौन कौन से हैं? एक आपका चंपावत है और दूसरा आपका उधम सिंह नगर है। तो उधम सिंह नगर है यहां पर, आपको इसे याद रखना है। इसके अलावा जो बाकी के 4 जिले हैं कुमाऊं के, वो गढ़वाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, ये तो हमने कुमाऊं के कितने करते हैं गढ़वाल के साथ, इसकी बात करी। अगर पूछा जाए गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं के साथ सीमा साझा करते हैं, गढ़वाल में है 7 जिले। इन 7 जिलों में से केवल 2 जिले ऐसे हैं जो कुमाऊं के साथ लगते हैं, 5 जिले नहीं लगते हैं। तो हमें ये 2 याद रख लेने हैं। कौन कौन से हैं? एक पौड़ी गढ़वाल और एक चमोली।
बस ये दो जिले हैं जो लगते हैं कुमाऊं के साथ, बाकी का गढ़वाल का कोई भी जिला कुमाऊं से नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं। देखिए, मौर्य काल की स्वर्ण मुद्राएं हमें उधम सिंह नगर के खटीमा से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बनता है खटीमा का पूर्व नाम क्या है, तो खटीमा का पूर्व नाम है मकरपुर। इसे भी आपको याद रखना है, यहीं से हमें मौर्य काल की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं और इसका पूर्व नाम क्या है, मकरपुर इसका पूर्व नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। जो खटीमा गोलीकांड था यह आपके 1 सितंबर 1994 को हुआ था। इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। अगर हम बात करें कि इस गोलीकांड में कौन कौन व्यक्ति यहां पे शहीद हुए थे, तो खटीमा गोलीकांड जो 1 सितंबर 1994 को हुआ, इसे काला दिवस के रूप में जाना जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। कौन कौन यहां पे शहीद हुए थे, तो इनमें नाम थे प्रताप सिंह, भुवन सिंह, परमजीत सिंह, इसके अलावा भगवान सिंह, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, रामपाल, ये सारे व्यक्ति इसी गोलीकांड में शहीद हुए थे और इस गोलीकांड को उत्तराखंड में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं अन्य गोलीकांड या जो अन्य घटनाएं यहां पर घटी थी, तो एक घटी आपकी 2 सितंबर 1994 को, इसे कहते हैं मसूरी कांड। ये कब हुआ था, 2 सितंबर 1994। 1 सितंबर 1994 क्या है, खटीमा गोलीकांड है। और 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था, जिसे हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा रामडोला का मेला कहां लगता है। तो रामडोला मेला ये आपके उधम सिंह नगर में लगता है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यह मेला खटीमा में आपका लगता है। अगर हम उधम सिंह नगर के अन्य मेलों की बात करें, कौन कौन से मेले उधम सिंह नगर में लगते हैं, जैसे आपका चैती मेला उधम सिंह नगर में लगता है, झारखंडेश्वर मेला उधम सिंह नगर में लगता है, सिसला मेला, इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट मेला है अटरिया मेला, ये भी कहाँ लगता है, उधम सिंह नगर में ये लगता है। ठीक है, मोटेश्वर मेला, इसके अलावा अगर हम बात करें सीतावनी मेला, ये सारे मेले आपको याद रखने हैं, खास तौर पर चैती मेला, झारखंडेश्वरी मेला और अटरिया मेला। ठीक है, नेक्स्ट है पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। जो ये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था पंतनगर में, ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 1960 में होती है। तारीख थी 17 नवंबर 1960 को उस समय के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है पंतनगर में। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इस विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति थे उनका नाम था डॉक्टर केनेथ एंथनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, एंथनी पार्कर आपको याद रखना है या स्टीवेंसन आप याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे। इनका नाम क्या है, एंथनी पार्कर। ठीक है, इस विश्वविद्यालय का नाम, ये जो कृषि विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम जीबी पंत के नाम पर रखा गया, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर। ये कब रखा गया, तो इस विश्वविद्यालय के आगे गोविंद बल्लभ पंत का नाम 1972 में जोड़ा गया था। इसे भी आपको याद रखना है। स्थापना 1960 है, लेकिन अगर पूछेगा गोविंद बल्लभ पंत का नाम कब जोड़ा गया इसके साथ, तो 1972 में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। देखिए, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर को शामिल करने का प्रस्ताव जॉर्ज कमेटी के द्वारा रखा गया था। इस कमेटी ने उधम सिंह नगर का दौरा किया, पंतनगर का दौरा किया और फिर अपनी रिपोर्ट दी कि इसे उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल कर देना चाहिए। इसने दौरा कब किया था पंतनगर का, 29 जुलाई सन 2000 में इसने पंतनगर का दौरा किया। कमेटी का नाम था जॉर्ज कमेटी, क्योंकि इसके जो नेतृत्व कर रहे थे इस कमेटी का, उनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, तो उन्हीं के नाम पर इसे जॉर्ज कमेटी बोला गया। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, दौरा कब किया, 29 जुलाई 2000 में इन्होंने दौरा किया था यहां का। नेक्स्ट है हमारा दीक्षित आयोग ने किस स्थान को द्वितीय राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। देखिए, दीक्षित आयोग, वीरेंद्र दीक्षित इनका पूरा नाम था।
इस आयोग का गठन 2001 में होता है। 2008 में यह आयोग अपनी रिपोर्ट देता है और कहता है कि जो गैरसैंण है वो राजधानी बनने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। ये पहली सिफारिश देहरादून की करते हैं, द्वितीय राजधानी बनाने की सिफारिश ये काशीपुर को करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सरदार उधम सिंह द्वारा किस वर्ष लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या करी गई थी? देखिए, जनरल ओ डायर कौन था, पहले इसके बारे में समझते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसमें दो डायर शामिल थे। एक वो डायर जिसने गोली चलाने का आदेश दिया और दूसरा वो डायर जो उस समय पंजाब का गवर्नर था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो ये वो गवर्नर है जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। रिजनॉल्ड डायर उसका नाम है। उसकी मृत्यु पहले ही हो जाती है, तो केवल ये डायर जिंदा बचा हुआ था जिसकी हत्या सरदार उधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 को कर दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लंदन के किसी हॉल में ये बैठा हुआ था, वहीं पर ये जाते हैं और इसको गोली मार देते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कब मारा? 13 मार्च 1940 को मारा। जो ये सरदार उधम सिंह हैं, जिनके नाम पर उधम सिंह नगर का नाम पड़ा, इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में इनका जन्म होता है। पंजाब के सूना नामक जगह पर इनका जन्म होता है और 13 मार्च 1940 को ये इसकी हत्या कर देते हैं और 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? तो पद्मासन मुद्रा में हमें काशीपुर से गणेश जी की मूर्ति यहां पर मिली है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसके अलावा काशीपुर से हमें भगवान विष्णु की वामन अवतार की मूर्ति भी यहां से मिली है। नेक्स्ट है, गुमानी पंथ का जन्म कब हुआ था? देखिए, गुमानी पंथ का जन्म 1790 में हुआ था। इनका जन्म काशीपुर में हुआ था। तो जगह इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। कब हुआ? 1790। कहां पर हुआ? काशीपुर में। जो ये गुमानी पंथ थे, इनका जन्म हुआ था। गुमानी पंथ के अगर हम मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम लोकरत्न पंथ था या लक्ष्मी नंदन पंथ इनका मूल नाम था। दोनों आपको याद रखने हैं। इनके दादा का नाम पुरुषोत्तम पंथ था, पिता का नाम देवनिधि पंथ था, माता का नाम इनकी देव मंजरी था। इसे भी आपको याद रखना है, हो सकता है फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछ लिया जाए। अगर हम बात करें गुमानी पंथ की, गुमानी पंथ काशीपुर के एक राजा थे गुमान सिंह, इनके दरबारी थे। ठीक है, तो गुमान सिंह के दरबार में रहते थे। गुमान सिंह ने ही इनको गुमानी की उपाधि दी और उसके बाद गुमानी पंथ पंवार राजा सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। इसे भी आपको याद रखना है। गुमानी पंथ को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि कौन है या किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गुमानी पंथ को। किसने माना है? तो ये माना है जो गियर्सन है, जॉर्ज गियर्सन, इसने गुमानी पंथ को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। ठीक है, गुमानी पंथ मूलतः किस भाषा के कवि थे? देखिए, गुमानी पंथ जो थे ये मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। जो इनकी रचनाएं थी, इनकी रचनाएं किस काल की मानी जाती हैं? तो आदि काल की इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इसीलिए क्वेश्चन भी बनता है कि कुमाऊं का आदि कवि किसे माना जाता है? गुमानी पंथ को। ठीक है, जो इनकी रचनाओं का संकलन है, गुमानी पंथ की रचनाएं गुमान नीति में संग्रहित की गई हैं। ठीक है, किस नाम से है? गुमान नीति। ठीक है, गुमानी पंथ जी की रचनाओं का जो संकलन है गुमान नीति, इसको प्रकाशित करवाया था रेवादत्त उप्रेती ने। ठीक है, इनकी रचनाओं का संकलन किसमें है? गुमान नीति। और उस संकलन को प्रकाशित किसने करवाया था? तो रेवादत्त उप्रेती के द्वारा इसे 1894 में प्रकाशित करवाया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि गुमान नीति का प्रकाशन किसने करवाया? रेवादत्त उप्रेती। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था? देखिए, कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन था उसी में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था। यह अधिवेशन 1920 में होता है और उधम सिंह नगर के
काशीपुर में यह अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो 1920 में जब असहयोग प्रस्ताव लाया गया, अध्यक्ष कौन है? हरगोविंद पंत। अधिवेशन कहां पर हुआ है? काशीपुर में हुआ है। ठीक है, और यह कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन था। हरगोविंद पंत को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है। जैसा आप जानते हैं कि 13-14 जनवरी 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया जाता है बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। क्वेश्चन बनता है कि कुली आंदोलन के दौरान या जब कुली बेगार समाप्त की गई प्रथा, उस समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो 1920 में अध्यक्ष बने हैं हरगोविंद पंत। इसके बाद कुमाऊं परिषद का जो अगला अधिवेशन होता है वो 1923 में टनकपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे थे। तो 20 से लेकर 23 तक अध्यक्ष कौन है? हरगोविंद पंत। ठीक है, तो उस समय भी कौन थे? हरगोविंद पंत। कुमाऊं परिषद की बात करें तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है नैनीताल में, और कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में कुमाऊं कांग्रेस में कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? देखिए, आर्य समाज की स्थापना काशीपुर के अंदर 1881 में करी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड में बात करें काशीपुर में 81 में बनी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में ये जो आर्य समाज है इसकी स्थापना 1932 में करी गई थी। इसे भी आपको याद रखना है, पेपर में बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा काशीपुर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था? देखिए, काशीपुर नगर पालिका इसका गठन 1872 में किया गया था। ठीक है, काशीपुर नगर पालिका कब बनी थी? 1872 में बनी थी, और इसे नगर निगम का दर्जा 2013 में दिया गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 2013 में 3 नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाया गया था, जिसमें एक काशीपुर थी, दूसरी थी आपकी रुद्रपुर, और तीसरी थी आपकी रुड़की। ठीक है, तो इसको याद रखना है, काशीपुर और रुद्रपुर दोनों 2013 में नगर निगम बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा काशीपुर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, काशीपुर जो है यहां आपका ढेला नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, काशीपुर कौन सी नदी के तट पर है? ढेला नदी के तट पर। इस नदी को स्वर्णभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ढेला नदी रामगंगा की सहायक नदी है, इसे भी आपको याद रखना है। अगर हम काशीपुर के बारे में बात करें तो काशीपुर को लेकर आपसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। नोट करते हुए चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, काशीपुर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाता है या काशीपुर का पुराना नाम पूछा जाता है, तो काशीपुर का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है? गौविशाण काशीपुर का प्राचीन नाम है। गौविशाण शब्द का अर्थ क्या होता है? गाय का सींग इसका अर्थ होता है। ठीक है, जो चीनी यात्री था हुएनसांग, हर्षवर्धन के काल में वो भारत आया था। 636 ईस्वी में हुएनसांग ने काशीपुर की यात्रा करी थी। ठीक है, वो यहां पर आया, इस क्षेत्र में आया, और उसने बताया कि इस जगह का नाम क्या है? गौविशाण इस जगह का नाम है। कहीं पर बोला जाता है कि हुएनसांग ने ही इसे गौविशाण नाम दिया था। ठीक है, कब आया था ये यहां पर गौविशाण में? हुएनसांग 636 ईस्वी में आया था। जो गौविशाण कहा है हुएनसांग ने, वो वर्तमान काशीपुर है। इसकी पहचान किसने करी? ये करी है कनिंघम ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये किसने बताया कि हुएनसांग द्वारा जो यात्रा उसने करी और बताया कि वो किसी गौविशाण में गया था, वो काशीपुर है, ये सबसे पहले कनिंघम ने बताया था। ठीक है, अगर हम बात करें काशीपुर की, आप जानते हैं काशीपुर की स्थापना चंदकाल में होती है। काशीनाथ अधिकारी 1639 में इसे स्थापित करते हैं। चंदकाल में काशीपुर को कोटा के नाम से जाना जाता था, इसे भी आपको याद रखना है। चंदकाल में काशीपुर को क्या कहते थे? कोटा नाम से इसे जाना जाता था। महात्मा बुद्ध के नाखून और बाल के साक्ष्य भी हमें काशीपुर से ही मिले हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना
कब हुई थी? देखिए, काशीपुर की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आयोग ने भी इसे ही सही माना है और ये किसके अनुसार है? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार है। तो दोनों बात आपको याद रखनी है। 1639 इसका सही आंसर है। हालांकि जो कनिंघम है, कनिंघम मानते हैं कि काशीपुर की स्थापना 1718 में हुई थी, लेकिन उसे आपको याद नहीं रखना। अगर आपसे ऐसे नाम लेकर पूछा जाता है कि बताइए कनिंघम के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1718। अदरवाइज बद्रीदत्त पांडे जी का नाम ले या कोई नाम ना ले, सिर्फ पूछ ले काशीपुर की स्थापना बताओ, तो आप 1639 बताएंगे। ठीक है, काशीनाथ अधिकारी ने इसे यहां पर बसाया था। एक और चीज आपको याद रखना है काशीपुर को लेकर, काशीपुर को उत्तराखंड के अंदर उद्योगों की काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उद्योगों की काशी किसको कहते हैं? काशीपुर को। किस वर्ष काशीपुर क्षेत्र तराई में जोड़ा गया था? देखिए, काशीपुर का जो इलाका है इसे तराई के साथ कब जोड़ा गया, ये आपको बताना है। सही आंसर है 1870 में काशीपुर का जो इलाका था, गौविषाण वाला जो इलाका है, इसे तराई क्षेत्र में जोड़ दिया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं जो आपको यहां पर याद रखने हैं। पूरी टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगा, आप इनको नोट करते हुए जरूर चलें, क्योंकि आपको यहां पर सारे फैक्ट एक जगह पर मिल जाएंगे। देखिए, जैसे हमने बात करी कि काशीपुर की स्थापना किसने करी थी? काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी ने करी थी 1639 में। 1777 में एक राजा आया जिसका नाम था नंदराम। वो यहाँ का अधिकारी था, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सामंत था चंद राजाओं का ही। उसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। कब? 1777 में। किसने घोषित किया अपने आप को स्वतंत्र राजा? नंदराम ने। और आप सभी जानते हैं 1777 में कुमाऊं में चंद्रवंश में क्या चल रहा था, आपसी में वो लगे हुए थे। ठीक है, तो नंदराम ने अपने आप को 1777 में एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इसके बाद हुआ ये कि 1801 में एक और राजा आया काशीपुर का, जिसका नाम था शिवलाल। उसने काशीपुर का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, अंग्रेजों को काशीपुर कब मिला? 1801 में दे दिया। इसके बाद 1837 में अंग्रेजों ने काशीपुर वाले इलाके को मुरादाबाद जिले में शामिल कर दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों द्वारा काशीपुर को मुरादाबाद जिले में कब शामिल किया? 1837 में शामिल कर दिया। और 1870 में काशीपुर को तराई में शामिल कर दिया, जो हमारा प्रश्न था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आप सभी जानते हैं 1891 में, क्योंकि अब काशीपुर तराई में शामिल है, 1891 में ये जो पूरा तराई वाला इलाका था इसे नैनीताल के साथ जोड़ दिया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए, तराई से रिलेटेड भी आपको दो बातें याद रखनी है। तराई जिले का गठन 1842 में किया गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है कि जो पूरा तराई और भाबर वाला इलाका है, यह इलाका तराई भाबर अधिनियम के तहत कब लाया गया था, इसको आपको याद रखना है। तो तराई और भाबर के जो इलाके थे इनके लिए एक अधिनियम बनाया गया, तराई भाबर अधिनियम, और इसके तहत इन इलाकों को 1864-65 में लाया गया था। ठीक है, इस वर्ष को आपको याद रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको यही यहां पर दिया गया है। ठीक है, चलिए, किस चंद राजा ने तराई का मुख्यालय रुद्रपुर से काशीपुर में स्थानांतरित किया था? देखिए, तराई का हेडक्वार्टर रुद्रपुर से हटाकर काशीपुर लाया था। कौन? ये लाया था देवीचंद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष काशीपुर में भांग की फैक्ट्री शुरू की गई थी? देखिए, अंग्रेजों ने भांग की फैक्ट्री काशीपुर में लगाई और ये लगाई थी 1809 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अभी मैंने आपको ऊपर टाइमलाइन बताई कि 1801 में शिवलाल ने काशीपुर अंग्रेजों को दे दिया था, तो ये अंग्रेजों के पास था। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखनी है, जो पूरा तराई वाला इलाका है 1802 में, भले ही उस समय उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन था, लेकिन जो पूरा तराई वाला इलाका है 1802 तक ये अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था। ठीक है, तो यहां पर काशीपुर में भांग की फैक्ट्री 1809 में खोली गई। किसके द्वारा खोली गई? तो रूथरफोर्ड करके एक व्यक्ति था। रूथरफोर्ड, कहीं पर रदरफोर्ड भी हो सकता है, तो आपको इसे याद रखना है, इसने यहां पर खोली थी। एक और चीज आपको याद रखनी है,
क्योंकि हम अंग्रेजों और काशीपुर की बात कर रहे हैं। आपको पूछा जाता है कि अंग्रेज काशीपुर को क्या कहते थे। अंग्रेजों के द्वारा काशीपुर को गोविंद नगर कहा जाता था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ थे? काशीपुर में थे। उन्होंने प्रेम सभा की स्थापना करी काशीपुर के अंदर, उन्होंने खद्दर आश्रम की स्थापना करी काशीपुर के अंदर। प्रेम सभा उन्होंने 1914 में बनाई, खद्दर आश्रम उन्होंने 1918 में बनाया, दोनों काशीपुर में ही बनाए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है अंग्रेजों द्वारा काशीपुर को क्या कहा जाता था? गोविंद नगर इसे कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, काशीपुर के किस मंदिर में चैती मेला लगता है? देखिए चैती मेला, यह मेला आपके उपयुक्त सभी मंदिरों में लगता है। बेसिकली ये तीनों नाम एक ही मंदिर के हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने आपको ऐसा ऑप्शन यहां पर दिए। जो चैती मेला है ये काशीपुर में लगता है, काशीपुर के बाला सुंदरी देवी मंदिर में लगता है, उज्जैनी देवी मंदिर में लगता है, ज्वाला देवी मंदिर में लगता है। तीनों नाम एक ही मंदिर के हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। देखिए जो फेमस आपका बाला सुंदरी देवी मंदिर है ये आपके काशीपुर में है। ठीक है, और इसी मंदिर को ज्वाला देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं और इसी मंदिर को उज्जैनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहां जो चैती मेला है चैत्र के महीने में ये मेला लगता है, इसे आपको याद रखना है। पूर्व काल में ये चैती मेला घोड़ों की खरीद फरोख्त के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि प्राचीन काल में इस मेले में घोड़ों का क्रय विक्रय किया जाता था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? देखिए काशीपुर की जो चामुंडा देवी हैं ये बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। आपसे क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक बोक्सा जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा ये निवास करते हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो भी उधम सिंह नगर में ही निवास करती है। राज्य का पहला एरोमा पार्क कहां स्थापित किया गया था? देखिए जो राज्य का पहला एरोमा पार्क था इसे कहां पर स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन आपको बनता है। राइट आंसर है काशीपुर में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा हस्तकला एवं हथकरघा के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहां की गई है? तो देखिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना काशीपुर में करी गई थी हस्तकला और हथकरघा के विकास के लिए। ठीक है, जो राजकीय डिजाइन केंद्र है ये भी आपके काशीपुर में है जिसे 1972 में स्थापित किया गया था। तो शायद दोनों एक ही नाम है, आपको याद रखना है। चाहे राजकीय डिजाइन केंद्र हो, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र हो, दोनों आपके काशीपुर आपको याद रखना है। हो सकता है दोनों नाम एक ही के हों। एक और चीज आपको याद रखनी है, ये तो हमने क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की बात करी। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि राज्य की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है वो कहां है, ये भी पेपर में पूछा गया है। तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल ये भी आपके काशीपुर में है जिसे 1819 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बिशप हेबर ने किस वर्ष गौविशाण की यात्रा करी थी? एक अंग्रेज अधिकारी बिशप हेबर, इसने गौविशाण यानी काशीपुर की यात्रा करी थी 1824 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। गौला नदी किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है? देखिए जो गौला नदी है ये आपकी जो किच्छा है जगह उधम सिंह नगर के अंदर, यहां से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। गौला नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है, पेपर में पूछा गया है। हल्द्वानी जो नगर है, हल्द्वानी शहर, वो गौला नदी के तट पर ही बसा हुआ है। ठीक है, और ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है किच्छा नामक जगह से। किच्छा का पुराना नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। किच्छा का पुराना नाम है किलपुरी। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना। और यहीं से गौला नदी बाहर चली जाती है। गौला नदी आती कहां से है? नैनीताल में एक जगह है पहाड़ पानी, वहां से गौला नदी निकलती है। हल्द्वानी इसके तट पर है और किच्छा से ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें बाजपुर की तो यहां से जो दाबका नदी है ये भी उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध नदी है। दाबका नदी बाजपुर से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। खानपुर की बात करें तो एक नदी है बाकरा नदी, ये खानपुर से बाहर चली जाती है उत्तराखंड को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट है औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है?
देखिए औषधियाँ एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें सीमैप के नाम से, अगर शॉर्ट में बात करते हैं तो इसे सीमैप के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो सीमैप इसे लिखा जाता है। क्वेश्चन बना है सीमैप आपका कहां पर है? ये आपके उधम सिंह नगर में है। कहां पर? पंतनगर में स्थित है। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, हिंदी में इसे सीमैप लिखते हैं, इंग्लिश में इसे इस तरीके से लिखते हैं। फुल फॉर्म इसका हिंदी में ये है, औषधीय एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान। कहां है? आपके पंतनगर में है। एक और चीज आपको याद रखनी है पंतनगर को लेकर के, जो पंतनगर हवाई अड्डा है, कल के वीडियो में हमने देखा था, इसे कार्गो हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। और दूसरा जो हमारा सिडकुल है पंतनगर का, वो सबसे बड़ा सिडकुल है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, वो भी पंतनगर वाला ही है। काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है IIM, ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। जैसे IIT रुड़की में है उसी प्रकार IIM ये काशीपुर में है। इसकी स्थापना सन 2011 में करी गई थी। ठीक है, ये देश का 13वां IIM बना था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। झंडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झंडी महोत्सव ये आपके रुद्रपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और रुद्रपुर का एक प्रसिद्ध मेला जिसके बारे में हमने ऊपर बात भी करी थी, अटरिया देवी मेला, इसे भी आपको याद रखना है। वैसे आपको अगर पूछता है कि अटरिया देवी मेला कहाँ लगता है, आप उधम सिंह नगर बता दीजिए। लेकिन अगर डिटेल में पूछता है कि कौन सी जगह पर लगता है उधम सिंह नगर के अंदर, तो आप बताएंगे रुद्रपुर। जैसे रामडोला का मेला कहाँ लग रहा था? खटीमा में लग रहा था। ठीक है, इसी प्रकार ये रुद्रपुर में लगता है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान यह आपके रुद्रपुर में स्थित है। वैसे तो उधम सिंह नगर है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये आपके रुद्रपुर में स्थित है। अगर हम अन्य संस्थानों की बात करें जो उधम सिंह नगर में है, जैसे उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर, इसके अलावा कृषक अनुसंधान संस्थान ये भी आपके उधम सिंह नगर में है, ये किच्छा में है। राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान ये भी आपके उधम सिंह नगर में है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। किस चंद शासक ने रुद्रपुर में सैन्य शिविर की स्थापना करी थी? सैन्य शिविर यानी कि जो मिलिट्री कैंप थे, उनकी स्थापना रुद्रपुर में किसने करवाई थी, यह आपको पूछा जा रहा है। राइट आंसर है रुद्रचंद ने रुद्रपुर में सैन्य शिविर की स्थापना करी थी। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है हमेशा के लिए याद रहे। देखिए हमने बात करी थी कि 1588 में अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात होती है। रुद्रचंद अकबर से मिलने के लिए जाता है, कहां पर? लाहौर में इन दोनों की मुलाकात होती है। अकबर जो रुद्रपुर वाला इलाका था वो रुद्रचंद को दे देता है। ठीक है, रुद्रचंद वापस आता है और इसकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि यहां पर कोई बाहरी हमला ना हो सके, यहां पर सैन्य शिविर की स्थापना करता है। तो अकबर ने रुद्रचंद किसको दिया था, रुद्रपुर किसको दिया था? रुद्रचंद को दिया था। और उसने यहां पर आके मिलिट्री कैंप यानी सैन्य शिविर की स्थापना करी थी। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें और जगह रुद्रपुर की, देखिए चंद शासन काल में रुद्रपुर को बोक्साड़ के नाम से जाना जाता था। इसे भी आपको याद रखना है कि चंद काल में, जैसे हमने ऊपर देखा था काशीपुर को कोटा कहते थे, उसी प्रकार रुद्रपुर को चंद काल में बोक्साड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रुद्रचंद की, रुद्रचंद के समय जो स्थान है प्रमुख, उनके अन्य नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया काशीपुर को क्या बोला जाता था? कोटा। ठीक है, चाहे रुद्रचंद का काल हो चाहे चंद काल हो, इसका नाम क्या था? कोटा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है जो वर्तमान जसपुर है उधम सिंह नगर में है, इसको क्या कहते थे चंद काल में, या खास तौर पर रुद्रचंद के काल में इसे शहजगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर बात करें रुद्रपुर की तो इसका मैंने आपको बता दिया, इसे बोक्साड़ कहा जाता था। इसके अलावा जो नानक मत्ता है, इसको क्या कहते थे? इसको बख्शी के नाम से जाना जाता था। जो बाजपुर है, बाजपुर को मुंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
रुद्रपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जैसे हमने ऊपर देखा कि जो काशीपुर था वो ढेला नदी के तट पर था, उसी प्रकार रुद्रपुर आपकी कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और धूमा या घूमा नदी के तट पर कौन है? हमारा बाजपुर। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। रुद्रपुर को किस वर्ष रोहेलखंड में शामिल किया गया था? देखिए, रुद्रपुर को रोहेलखंड में शामिल किया गया था 1837 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। जैसे हमने ऊपर जो काशीपुर है उसके हिस्ट्री की बात करी, अब यहां पे रुद्रपुर की हम बात कर लेते हैं। देखिए, हुआ क्या यहां पे, आप जानते हैं रोहिलाओं ने आक्रमण भी किया था कभी चंदों के ऊपर, तो यहीं पर उनकी लड़ाई हुई थी। रुद्रपुर में लड़ाई हुई किस किस की? 1744 में रोहिल्लाओं और जो चंद सैनिक थे इनकी लड़ाई हुई। चंद सैनिकों का नेतृत्व शिवदेव जोशी कर रहा था। राजा उस समय दीपचंद था। ठीक है, दीपचंद का ही संरक्षक था कौन? शिवदेव जोशी। जब 1744 में यहां पर युद्ध हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 1743-44 में ही रोहिल्लाओं ने कुमाऊं के ऊपर आक्रमण करा था। ठीक है, हुआ ये यहाँ पर कि बाद में जब ये यहाँ से हटाए गए प्रदीप शाह की मदद से, तो यहाँ से रोहिल्लाओं पर नज़र रखने के लिए एक किले का निर्माण करवाया गया था। उस किले का निर्माण दीपचंद के काल में हुआ था। और किसने करवाया था? शिवदेव जोशी ने करवाया था। हालांकि राजा का नाम आएगा तो दीपचंद आपको बताना है। उसके बाद ये हुआ कि जब 1790 में चंदवंश खत्म हो गया, तो जो काशीपुर का राजा था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था 1777 में, रुद्रपुर उसके अंडर में चला गया और उसने 1790 के अंदर रुद्रपुर वाला इलाका अवध के नवाब को दे दिया। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 1837 में रुद्रपुर को रोहेलखंड में शामिल कर दिया गया। 1848 में रुद्रपुर को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया। और 1891 में रुद्रपुर को, क्योंकि हम जानते हैं तराई में ही शामिल कर लिया था बाद में सभी को, रुद्रपुर को भी 1891 में नैनीताल के साथ शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो रुद्रपुर में रेल सेवा की शुरुआत होती है 1886 से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक और वर्ष आपको याद रखना है जो पेपर में पूछा गया था, 1907। 1907 में यूपी के मुरादाबाद से काशीपुर तक जो लाइन बिछाई गई थी उसे आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिकली ये लाइन मुरादाबाद से रामनगर तक थी, लेकिन बीच में काशीपुर भी पड़ता है और काशीपुर उधम सिंह नगर में है और जिला उधम सिंह नगर हम पढ़ रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर तक रेल लाइन कब बनी थी? 1907 में। रेल सेवा रुद्रपुर में कब शुरू हुई? 1886 में। नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र का पहला समाचार पत्र, उसका नाम था जन जागृति। यह समाचार पत्र 1955 में शुरू हुआ और काशीपुर से ये समाचार पत्र आता था। ठीक है, अगर हम उधम सिंह नगर के अन्य समाचार पत्रों की बात करते हैं तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे बिगुल समाचार पत्र 1959 में शुरू हुआ, चौराहा समाचार पत्र 1960 में शुरू हुआ, कुमाऊं एक्सप्रेस 1980 में शुरू हुआ, लोकतंत्र समाचार पत्र ये 1960 में शुरू हुआ। इसके अलावा तराई टाइम्स ये भी आपका 1965 में शुरू हुआ, किसान भारती ये 1970 में शुरू हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पत्र हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, इन पत्रों के अलावा उत्तराखंड दर्पण, पर्वत पुत्र, वाणी प्रवाह ये सब आपके उधम सिंह नगर से ही आते थे। राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जनपद में होता है? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन आपके उधम सिंह नगर में होता है। गन्ना आप जानते हैं उत्तराखंड की तीसरी प्रमुख फसल है गन्ना। ठीक है, पहली प्रमुख फसल कौन है? पहली प्रमुख फसल है गेहूं जो कि 33% भाग पर होती है। दूसरी प्रमुख फसल है चावल जो 21.6% भाग पर होती है। और तीसरी प्रमुख फसल उत्तराखंड की गन्ना है जो कि 6% भाग पर होती है और सबसे ज़्यादा ये उधम सिंह नगर में होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो चीनी मिलें हैं उत्तराखंड में वो भी उधम सिंह नगर में ही स्थित हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका गन्ना विकास संस्थान है वो भी आपके उधम सिंह नगर में है। काशीपुर में स्थित है आपका गन्ना विकास संस्थान। और अगर पूछेगा गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो वो आपके रुड़की में है।
दोनों में कंफ्यूजन होता है, डाउट क्लियर करते हुए चलना। विकास पूछेगा तो काशीपुर, अनुसंधान पूछेगा तो रुड़की। ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुसंधान कहां करेंगे आप, आईआईटी में करेंगे, आईआईटी कहां है आपके रुड़की में है, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जनपद में है? तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो उधम सिंह नगर में है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपके चमोली जनपद में है, ठीक है। उधम सिंह नगर स्थित लोहिया हेड परियोजना किस नदी पर बनी है? देखिए, लोहिया हेड परियोजना यह आपके उधम सिंह नगर में है, और यह परियोजना शारदा नदी के ऊपर बनी हुई है। अगर हम अन्य प्रमुख बांध या परियोजनाओं की बात करें जो उधम सिंह नगर में है, तो आपको याद रखना है, जैसे एक है बेगुल बांध, ये भी उधम सिंह नगर में है, ये आपका बेगुल और सुखली नदी पर बना हुआ है। एक इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है, तुमड़िया बांध। तुमड़िया बांध ये भी उधम सिंह नगर में है, और यह बांध आपका फीका नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। एक है आपका बौर बांध, ठीक है, बौर डैम जिसको हम कहते हैं, ये भी आपके उधम सिंह नगर में है। बौर और ककराला नदी पर यह बांध बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, शाह जफर किसका प्राचीन नाम था? देखिए, शाह जफर जो है यह प्राचीन नाम था जसपुर का, जो हमने ऊपर देखा था, तो आपको यह याद रखना है। कहीं पर इसका नाम शाह जफर है, कहीं पर इसका नाम शाह जगीर है। दोनों मैंने ऊपर आपको शाह जगीर बताया, तो आपको उसी के साथ शाह जफर भी याद रख लेना है। ये दोनों प्राचीन नाम किसके हैं? जसपुर के ये प्राचीन नाम हैं, ठीक है। अकबर के शासनकाल में यह शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध था, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, किस चंद राजा ने जशपुर में किले का निर्माण करवाया था? देखिए, जशपुर में किले का निर्माण कीर्ति चंद के द्वारा करवाया गया था। 1481 में कीर्ति चंद ने जशपुर के अंदर एक किला बनवाया, और उसका नाम कीर्ति नगर यहां पर रखा था, इसे भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बनता है कि जशपुर टाउन एरिया कमेटी का गठन कब हुआ? तो जसपुर टाउन एरिया कमेटी ये आपके 1850 में बनाई गई थी, इसे भी आपको याद रखना है। मोटेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? देखिए, मोटेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भीमाशंकर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हरिपुरा जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, हरिपुरा जलाशय आपके उधम सिंह नगर में है, बाजपुर में ये स्थित है। बाजपुर का पुराना नाम हमने ऊपर देखा क्या था? मुंडिया इसका पुराना नाम था। यहीं पर हमारा हरिपुरा जलाशय है, और यह जलाशय बाकरा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है आपसे, राज्य का पहला तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो वो यहीं हरिपुरा जलाशय में स्थित है, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। बाजपुर कौन सी नदी के तट पर है? ऊपर मैंने आपको बताया था, यहाँ आपके घूमा या कहीं पर इसे धूमा लिखा गया है, ठीक है। तो घूमा या धूमा नदी के तट पर स्थित है बाजपुर। बाजपुर से हमें एक क्वेश्चन और मिलता है, भारत की जो पहली सहकारी चीनी मिल थी उसकी स्थापना इसी बाजपुर में होती है, कब? 1959 में। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जिला परिचय सीरीज का। आज हमने इसके अंदर उधम सिंह नगर को कवर किया। उम्मीद करता हूं इन 46 क्वेश्चंस में हमने जो यहाँ पे कवर किए हैं, आपका 90% से ज़्यादा हमने उधम सिंह नगर यहाँ पे कवर किया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका कितना स्कोर रहा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।